खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। बिहार में उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा उपचुनाव में प्रचार का शोर। 11 मार्च को एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिनमें अररिया लोकसभा, जहानाबाद, भभुआ विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 14 मार्च को वोटों की गिनती होनी है और उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रत्याशियों के लिए, पार्टियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज शाम में चुनाव प्रचार शोर थम जाना है और इससे पहले पार्टियों ने हर मुमकिन कोशिश भी की है वहां की जनता को लुभाने के लिए। और आज के दिन भी वो दिन भर पसीना बहाने वाले हैं ताकि आम जनता के मन में वो रणनीति, वो मुद्दे डाल सके जिससे वो उनके उम्मीदवारों को वोट दे। 3 सीटें हैं, एक अररिया लोकसभा और उसके अलावा 2 विधानसभा सीटें, जहानाबाद और भभुआ। इन तीनों सीटों पर 11 मार्च को वोटिंग होनी है और आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और सीधे पटना का रुख करते हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ, पटना संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आज तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार के लिए, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग, लेकिन आज के दिन को पार्टियां और पार्टियों के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, कैसे जनता के बीच अपनी रणनीति, अपने मुद्दे वो पहुंचाने वाले हैं, इसके बारे में जरा बताइए पहले। देखिए रीमा, आज बिल्कुल अहम दिन है, खास दिन है, खास तौर पे उन राजनेताओं के लिए जिनकी साख जो है वो दांव पे लगी है। खासतौर पे हम बात कर लेते हैं श्री यादव की, जीतन राम मांझी की। तो इन दोनों का जो दौरा है, चुनावी दौरा, वो भभुआ में होना है और इसको लेकर के ये दोनों बड़े नेता जो हैं वो भभुआ के लिए रवाना हो चुके हैं। जहां तक बात रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी, तो ये दोनों आज पटना में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे और उसके बाद हो सके तो वो भी जो है चुनाव प्रचार में जाएंगे, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो इस चुनाव प्रचार में, उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर कहा जाए तो आज तमाम जो राजनीतिक दलें हैं वो पूरी ताकत झोंकेगी मतदाताओं को रिझाने के लिए, मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में करना है, इसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है और अहम बात है कि जो मतदाता है वो किन राजनेताओं के कौन सी बातों से सहमत होते हैं, किस तरह से प्रभावित होते हैं, ये इसका रिजल्ट जो है वो 14 तारीख को आएगा, 14 मार्च को आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 11 तारीख को जो मतदान होना है उसको लेकर के अंतिम दौर जो है चुनाव प्रचार का, वो आज देर शाम 5 बजे थम जाएगा। और इसके बाद अंदर खाने की जो प्रचार है वो होगी, जुबानी प्रचार होगी। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन से लेकर के जो सभाएं होती है राजनेताओं की, वो आज देर शाम 5 बजे थम जाएगा। और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो अंदर खाने की रणनीति जो है उसमें बनाने में जुट जाएंगे राजनेता। तो 11 तारीख का दिन जो है वो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ के राजनीतिक गलियारे में जो बैठे शीर्ष नेता है उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से बता रहे हैं आप, बिहार तो वो प्रदेश है, चुनाव चाहे 1 सीट पे हो, 3 सीट पे हो या पूरे विधानसभा का हो या लोकसभा का, उतनी ही सरगर्मी, उतनी ही दिलचस्पी, उतनी ही रोचक चुनाव बिहार में। इस लिहाज से हम ये कहें कि आज भले ही आखिरी दिन हो, लेकिन जो नेताओं की जुबानी जंग देखने को मिलती है, जिससे वोटर को प्रभावित करने की कोशिश पटना बैठे नेता करते हैं, वो शायद हमें देखने को मिलेगा कल से। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि आज तक जो है तमाम जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो चुनावी मैदान में लगे हैं, चुनावी कसरत जो है वो करने में लगे हैं कि किस तरह से वोटरों को रिझाया जाए, कैसे वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए, प्रभावित किया जाए। तो तमाम जो कसरतें हैं वो चल रही है। और जहां तक आपने रीमा बात कही कि जुबानी जंग जो है बिल्कुल कल से देखने को मिलेगी, लेकिन इस बीच भी लगातार जो चुनावी दौरा चल रहा था, इस बीच भी जो है नेताओं का जुबानी जंग देखने को मिला। भाई वीरेंद्र ने सीधा आरोप लगाया किंग महेंद्र के भाई के ऊपर कि वो जहानाबाद में बैठ करके पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। हालांकि उनके तरफ से कोई तथ्य नहीं दिया गया, तथ्यहीन दावे थे। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कल से चुनाव जब प्रचार खत्म हो जाएगा आज 5 बजे शाम के बाद, तो जाहिर सी बात है कि जुबानी जंग के अलावा इन राजनेताओं के पास कुछ बचेगा नहीं। दावों की राजनीति की जाएगी कि हम अधिक से अधिक सीट ला रहे हैं, जो हमारे विपक्ष हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तमाम तरह की जो इस तरह की राजनीतिक ज्ञान जो है वो सामने देखने को मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है
हाँ। आज शाम 5 बजे तक का। आज शाम 5 बजे तक कितने कसरत होते हैं, कौन कौन से दल, कौन कौन से नेता कैसे जोर आजमाइश करते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं इस पूरी खबर पे पैनी नजर लगातार बनाए रखेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और हम दर्शकों को बताते रहेंगे कि देखिए कौन से नेता किस तरह से अपने पक्ष में वोट को करना चाहते हैं। बिल्कुल दिन भर हम ये दर्शकों को बताने वाले हैं और आपका भी हम आगे रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि अररिया लोकसभा उपचुनाव को लेकर या इसके अलावा जो जहानाबाद और भभुआ सीट है उसको लेकर पार्टियों की तरफ से क्या कवायद की जा रही है, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार को लेकर। तो अररिया लोकसभा उपचुनाव को लेकर सांसद पप्पू यादव ने रात में कई इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना भी। उन्होंने सभी से जैप उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। लोगों को उन्हें इलाके की समस्याओं को दूर करने का भरोसा भी दिया। इस दौरान बाइक रैली भी उनकी तरफ से निकाली गई। हालांकि पप्पू यादव भी पूरी जोराजमाइश चुनावी मैदान में, लेकिन सीधी टक्कर जो है वो कहीं न कहीं एनडीए और आरजेडी खेमे की लड़ाई जो है वो देखने को अभी तक मिल रही है। लेकिन पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी, जन अधिकार पार्टी की क्या भूमिका होगी, क्या मैच वोट काटने की भूमिका होगी या इसके अलावा भी कुछ जनता यकीन करती है, ये तो वक्त बताएगा। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां सोनिया गांधी डिनर पार्टी देने वाली हैं। 13 मार्च को दिल्ली में डिनर पार्टी देंगी। सोनिया ने भेजा है तेजस्वी यादव को निमंत्रण। तेजस्वी शनिवार को देर शाम दिल्ली जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी से आरजेडी का रिश्ता हमेशा ही अलग तरीके से रहा है। लालू प्रसाद के वक्त में तो रहा ही है, लेकिन अब तेजस्वी भी इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बड़े कैनवस पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है। और अब जब सोनिया गांधी डिनर दे रही हैं, डिनर पार्टी दे रही हैं, तो उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को इनवाइट किया है। भले ही बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों के बीच में कभी कभी थोड़ी तल्खियां हमें देखने को मिलती हो, गाहे बगाहे हम आपको उस तरीके की खबरें भी दिखाते हैं, लेकिन दिल्ली जहां से कांग्रेस पार्टी का हर फैसला तय होता है, वहां से रिश्ते अभी भी सहज ही हैं। और यही वजह है कि पिछले दिनों राहुल गांधी से तेजस्वी की मुलाकात हुई थी और अब लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में उनके बेटे और उनके राजनीति के जो सर्वा हैं उनको इस पार्टी में, इस डिनर पार्टी में इनवाइट किया गया है सोनिया गांधी की तरफ से। तो ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इसको हम इस तरीके से भी आंक सकते हैं कि तेजस्वी अब ना सिर्फ अपने आप को बिहार में बल्कि डिसीजन मेकर की भूमिका में भी अब अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब लालू प्रसाद जहां नहीं होते हैं, उनकी मौजूदगी पूरी करने के लिए तेजस्वी को भेजा जाता है। और ये अब देखने को मिल भी रहा है, जहां पे सोनिया गांधी के डिनर पार्टी में तेजस्वी यादव को इन्वाइट किया गया है। और तेजस्वी शनिवार यानी कल देर शाम वो दिल्ली चले जाएंगे, क्योंकि ये जो डिनर पार्टी है वो 13 मार्च को है। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर हम आपको दे रहे हैं और अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। अमित, इसको किस तरीके से देखा जाए, इस इन्विटेशन को? देखिए रीमा, इस इन्विटेशन को चूंकि महागठबंधन है और महागठबंधन में सबसे अगर प्रबल चेहरा कोई है वो तेजस्वी यादव का ही नाम सामने आता है। चूंकि लालू यादव ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि हमारे उत्तरदायी जो है वो तेजस्वी यादव होंगे और आगे की जो रणनीति है, राजनीति है, उनके नेतृत्व में ही आरजेडी लेकर के चलेगा। तो इसी वजह से जो सोनिया गांधी है उन्होंने तेजस्वी यादव को न्योता भेजा है, जो उनके घर डिनर पार्टी होनी है 13 मार्च को। तो उस डिनर पार्टी में न्योता उन्हें भेजा है और तेजस्वी यादव जाएंगे भी। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल महागठबंधन और कैसे सशक्त हो, इसको लेकर के इस डिनर पार्टी पे चर्चा भी होगी और उन तमाम बातों को हम सामने रखने का काम करेंगे। क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस में अंदर खाने की जो कला है वो सतह पर आई है और इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो कमजोर हो सकती है। तो ये तमाम चीजों से हम अवगत कराएंगे। अमित, वो भी बातें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और एक ये नई बात है कि जब से लालू प्रसाद जेल गए हैं तब से बिहार कांग्रेस का रुख थोड़ा सा बदला सा नजर आ रहा है आरजेडी को लेकर। तो ऐसे में जब तेजस्वी जा रहे हैं, पहले राहुल गांधी से मिल चुके हैं, अब डिनर पार्टी में जा रहे हैं, तो लगता है कि ये जो थोड़ी सी जो तलखियां देखने को मिली वो शायद अब कम हो जाए। देखिए, जाहिर सी बात है रीमा, क्योंकि डिनर पार्टी तो एक बहाना है
सबसे बड़ी वजह जो है जिस तरह से महागठबंधन में गतिरोध देखने को मिली, खासतौर पे जो कांग्रेस की जो अंदर खाने की जो कला है जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, जो सतह पर आई 4 जो एमएलसी हैं उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया, जेडीयू का दामन थाम दिया, तो तमाम गतिविधियां जो है कांग्रेस के अंदर खाने में जो चल रही है। बिल्कुल, इस वाक्य का जो आपने जिक्र किया इससे कि ये भी मैसेज देने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश होगी कि भले ही कांग्रेस पार्टी से कुछ नेता अलगाव कर रहे हो, दरकिनार कर रहे हो, लेकिन आरजेडी के साथ जो हमारा संबंध है वो प्रगाढ़ है, वो मजबूत है। फिलहाल शुक्रिया। खगड़िया की इस बीच बात कर लेते हैं। खगड़िया में ग्रामीणों की सूझबूझ से रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। कटिहार रेलखंड के चैधाबनी हॉल्ट के पास डाउन ट्रैक कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने के समय तेज आवाज के साथ टूट गया। ट्रैक टूटने की तेज आवाज ग्रामीणों ने सुनी। उसके बाद ग्रामीणों में बिमल कुमार जो थे वो जब रेल लाइन पर पहुंचे तो देखा कि डाउन ट्रैक टूटी हुई है। उसी समय उन्होंने दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जिसका वक्त था, उन्होंने पहले वहां पे एक रेड कलर का कपड़ा दिखाया। उसके बाद ट्रेन उससे भी जब नहीं रुकी तो उन्होंने एक पत्थर उछाला। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लिया। उसके बाद इस सूझबूझ के वजह से एक बड़ा हादसा होते होते कहीं ना कहीं टला है। यहाँ से हम निकले सीधा तो हम देखे कि लाइन टूटा हुआ। उसके बाद यहाँ से हमारे सिर पर चादर था, चादर लेकर रोक रहे थे। 2 आदमी 3 आदमी चादर पकड़े हुए यहाँ से काउंटर के पास गाड़ी रुकने पर हुई, लेकिन गाड़ी का स्पीड जो पूरा था फिर भी हम पत्थर से ड्राइवर को एक पत्थर हम ऐसे किए, लेकिन इमरजेंसी लगाया ड्राइवर, यहाँ से 4 डिब्बा निकल गया आगे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे रेलवे ट्रैक की मरम्मती के लिए वहां पे बाद में रेलवे कर्मचारी पहुंचे और तब जाकर यहां पे ट्रेनों की आवाजाही है वो सुचारू हो पाया। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका और धन्यवाद के पात्र जो है वो वहां के ग्रामीण हैं। इस वक्त हम आप हितेश दिखाई, आपसे जब पिछली बार बातचीत हो रही थी आपने कहा कि ये 1 महीने में तीसरी घटना है जब इस तरीके से बड़ी लापरवाही सामने आई, तो क्या माना जाए कि सीधे तौर पर रेलवे प्रशासन की लापरवाही है? जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चैधाबनी हॉल्ट के पास ही ये पिछले 3 महीने में ये तीसरी घटना है और 1 साल में 5वीं घटना है, तो जाहिर सी बात है रेल प्रशासन को इस पर सतर्क होना चाहिए। जिस तरह से चैधाबनी हॉल्ट के पास पटरी टूट रही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेल प्रशासन लापरवाह है और पटरी बदलने की जगह जो है जो पटरी। चलिए हितेश, हम आपसे बात करेंगे। सीपीआरओ हमारे साथ राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, जिस तरीके से ये लापरवाही की खबरें हम दिखा रहे हैं, कहां से चूक हुई है? क्योंकि अगर ग्रामीण आज नहीं इन्फॉर्म करते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जाहिर सी बात है जब सवाल उठेंगे तो फोन कट हो जाएगा और यही वजह है कि फोन फिलहाल कट हुआ। हम फिर से कोशिश करते हैं कि बातचीत हो पाए और ये सवाल हम उनके सामने रखें कि आखिर ग्रामीणों की जिंदगी के साथ या फिर जो यात्री है उनकी जिंदगी के साथ रेलवे प्रशासन इस तरीके से खिलवाड़ कैसे कर सकता है। क्योंकि रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी होती है कि वो इलाके की निगरानी करें, रेलवे ट्रैक कितना महफूज है ये सुनिश्चित करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नरकटियागंज से रक्सौल जाने वाली डेमू ट्रेन का इंजन फेल हो चुका है, जिसके कारण 2.5 घंटे तक यात्री परेशान रहे। बाद में मालगाड़ी का इंजन जोड़कर ट्रेन को आगे भेजा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाई घंटे तक परेशान रहे यात्री, वजह ट्रेनें रुकी रही। नरकटियागंज जंक्शन से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। और बगहा से बड़ी खबर है, जहां स्कूल बस और बोलेरो की भिड़ंत होने से एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घटना धना
रतवल महात्मा बुद्ध सेतु की है। राहत की बात तो ये रही कि बस में किसी को चोट नहीं आई है। दोनों वाहनों के बीच टक्कर होने के बाद कुछ देर तक यातायात भी ठप रहा। घटना की सूचना मिलने पर नदी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को इलाज के लिए बेतिया के एमजेके हॉस्पिटल में भेज दिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और तेज रफ्तार होने के चलते बैलेंस बिगड़ गया और टक्कर हो गई। किशनगंज में नेपाल के जंगलों से भटककर हाथियों का झुंड आ गया है। 6 की संख्या में आए हाथियों ने कुढ़ैली गांव में सैकड़ों एकड़ में लगी मक्के की फसल को बर्बाद कर दिया। हाथियों के प्रवेश को रोकने में वन विभाग की तैयारी नाकाफी साबित हुई। भारत नेपाल सीमा पर स्थित दिघल बैंक की यह घटना है। बांका जिले के सुइया थाना क्षेत्र के धर्मशिला गांव के जंगल से 2 शव बरामद होने से सनसनी फैली। हत्या को अंजाम पत्थर से कुचलकर दिया गया है। मृतक की पहचान योगेंद्र यादव और नरेश के रूप में की गई है, जबकि नरेश की मां लापता बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों लकड़ी काटने के लिए जंगल निकले थे, लेकिन व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह योगेंद्र यादव का महिला के साथ अवैध संबंध माना जा रहा है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जिटसारी गांव में ससुराल वालों ने दहेज की खातिर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। ससुराल वाले दहेज के रूप में 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन मायके वाले दहेज की रकम नहीं दे पा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में पति को गिरफ्तार किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और नवादा से खबर है, जहां अवैध अभ्रक खादान में वर्चस्व को लेकर फायरिंग। अभ्रक माफिया के 2 गुटों के बीच गई डाउन फायरिंग। एक पक्ष के अभ्रक लदे गाड़ी में लगाई आग। रजौली थाना क्षेत्र के सवैया टाड़ पंचायत का मामला। हनुमंती अभ्रक खदान के पास फायरिंग। हनुमंती अभ्रक खदान के पास फायरिंग की खबर हम आपको बता रहे हैं। वर्चस्व को लेकर ये फायरिंग, हालांकि स्थिति अभी भी वहां पे तनावपूर्ण बनी हुई है। ग्रामीण काफी संख्या में वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। अभ्रक माफिया के 2 गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। एक पक्ष के अभ्रक लदी गाड़ी में आग लगाई गई। इस वर्चस्व की लड़ाई में हनुमंती अभ्रक खदान के पास फायरिंग की गई। पटना से खबर है, जहां शहीद अमरेश कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना। श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के रावघाट में शहीद हुए थे अमरेश कुमार। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे अमरेश कुमार। बेगूसराय जिले के मंझौल के रहने वाले थे अमरेश कुमार। फिलहाल इनका पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है और मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको मंत्री की दिखा भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये शहीद हुए हैं। अमरेश कुमार का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। फिलहाल हम आपको पटना से ये तस्वीरें और ये जानकारी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी है उन्हें। छत्तीसगढ़ के रावघाट में शहीद हुए थे अमरेश कुमार। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे अमरेश कुमार। तो नक्सलियों का कहर इस कदर बरपा, जहां पे आईईडी ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हो गए। बेगूसराय जिले के मझौल के रहने वाले थे। सारे बेगूसराय बरमाहत है और हम लोगों को कल पता चला कि आज आने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये उग्रवाद के शिकार हुए हैं और इस मानसिकता के लोगों को दबाने के लिए, उससे समाज की रक्षा के लिए ये शहीद हुए हैं। उनके प्रति पूरी श्रद्धांजलि हमारी है। इनके परिवार के साथ भगवान ईश्वर ताकत दे उनको।
बेगूसराय के दियारा में बीती रात आग लगने से 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में कुल 20 लोगों के घर जल चुके हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की जानकारी मिलते स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इसका लगभग 20 से 25 संख्या में घर जला है और घर में जितना भी सामान था, अनाज, रुपया, कपड़ा, यानी जो भी सामान था, बर्तन, सारा चीज जल गया है। इनके पास अभी कुछ नहीं बचा है। 1000 रुपया जल गया, जेवर गहना जल गया है, सब करेंट कोठी सब चीज मिला गया। बर्तन को खाए को उपाय नहीं है, देह में बस्तर खाली है। कितना घर जला? हम 3 घर हमारा जला। ये तस्वीरें आप बेगूसराय से देख रहे हैं, जहां पे 20 घर जलकर राख इस आग लगी में, और काफी नुकसान हुआ है गांव के लोगों का। घर के अलावा भी जो उनकी धन संपत्ति, वो सब कुछ इस आग में स्वाहा। देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या इस घटना को लेकर कोई मुआवजा भी दिया जाता है या फिर नहीं। बेगूसराय से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ग्रामीणों के धू-धू कर जलते हुए घर। और यहां पे अगर वक्त रहते दमकल की गाड़ियां पहुंच जाती या दमकल कर्मी पहुंच जाते तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। दियारा में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। खाली इलाका और वहां पे ये आग लगी, गाड़ियों के पहुंचने की शायद व्यवस्था नहीं, और यही वजह है कि ये आग इतना भयावह रुख अख्तियार कर लिया। स्थानीय लोगों ने, और कुछ देर के बाद दमकल की गाड़ियां जब पहुंची, उसके बाद काबू पाया गया। नवादा में बीते दिन महिला दिवस के मौके पर आदर्श विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने और नारी सशक्तिकरण को सम्मान देने के लिए किया गया। इस मौके पर मानववादी विचारधारा की समर्थक मुसाफिर कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे पंकज का विवाह बिना दहेज के किया। वर वधू का स्वागत करने के लिए विधवा महिलाओं को बुलाया गया, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। इस विवाह में कई मानववादी संगठन के लोगों ने शिरकत की। ये तस्वीरें समाज के मुंह पे कहीं न कहीं तमाचा है, जहां पे रूढ़िवादी सोच के बीच हम आज तक जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन इस परिवार की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने इस कुरीतियों को तोड़ा। न सिर्फ बिना दहेज के शादी की, बल्कि विधवा महिलाओं को वहां पे स्वागत समारोह के लिए बुलाया गया। एक सामाजिक परिवर्तन विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि समाज में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक रूढ़िवादी व्यवस्था है, जिसमें किसी भी जाति का हो, लेकिन ब्राह्मण एक कर्म करवाते हैं। एक जाति आधारित